Hello students, welcome back to the YouTube channel of AgriAddict. So today in this video, we will be continuing our lecture series for the ICAR PG examination, in which today we are going to discuss the next topic of the agrometeorology, that is the components of the atmosphere. Now in the components of atmosphere, we are going to see the three components today, that is the temperature, another one is the atmospheric humidity, and another one is the solar radiation. So this lecture series will be useful not only for your ICAR PG examination, but this is also useful for the other agriculture examination like your IBPS AFO or either any state or central level examination. So this lecture today is catering your agronomy and also the soil science portion also, in which your agromet portion is there or asked. So as you all know, I am your mentor Nikhil, and I have done undergraduation from the CSK Himachal Pradesh Agriculture University Palampur, and I have given the ICAR PG examination in the recent year, and I have achieved All India rank of 22nd, and currently I am pursuing the masters from the same university from the Department of Agronomy. So without wasting any time, let's start the lecture. Also, by the end of this lecture, we'll be also solving our MCQs, which are asked from this your ICAR PG examinations and other examinations also. And also I will be showing you the glimpse of the our paid master courses, as many students are requesting us, like they want to see like what you teach, what type of questions are there. So at the end I will be also showing you that. Okay, so starting our lecture. So first our component of atmosphere, that is the temperature. तो टेम्परेचर जो है आपका, दिस इज द मोस्ट वेरिएबल फैक्टर. मोस्ट वेरिएबल फैक्टर क्यों है? बिकॉज यू ऑल नो जो आपकी क्रॉप्स हैं, तो क्रॉप्स में क्या होता है, जो आपकी यू कैन से द सिलेक्शन, और यू कैन से लाइक आप टेम्परेचर के बेसिस में आपने क्रॉप्स को डिवाइड किया है. लाइक आपकी खरीफ क्रॉप्स होती हैं, रबी क्रॉप्स होती हैं. खरीफ आपकी दे रिक्वायर्स अ वार्म टेम्परेचर, रबी रिक्वायर्स अ कूलर टाइप ऑफ टेम्परेचर. सो टेम्परेचर जो है, दिस प्लेज अ वेरी फंडामेंटल रोल इन योर क्रॉप प्लानिंग, इन योर दिस एग्रीकल्चर. सो दिस इज द मोस्ट वेरिएबल फैक्टर. जरा सा भी आपकी टेम्परेचर की फ्लक्चुएशंस हुई तो आपकी यील्ड जो है डेट कैन बी रिड्यूस्ड एंड ऑल्सो इंक्रीज भी हो सकती है. ओके, सो दिस इज द मोस्ट वेरिएबल फैक्टर. वेरी करता रहता है ये. सो इसकी एसआई यूनिट क्या है? दैट इज द डिग्री सेल्सियस. तो अगर आपसे पूछा जाए कि जैसे टेम्परेचर की दे रहा यूनिट्स लाइक डिग्री सेल्सियस है, डिग्री फ़ारेनहाइट है, केल्विन है. सो एसआई क्या है आपकी? दैट इज द डिग्री सेल्सियस. फ़ारेनहाइट में दैट इज डिग्री फ़ारेनहाइट. तो इसका जो कन्वर्शन फॉर्मूला है ये आपको याद होना चाहिए. दैट इज C इज इक्वल टू F माइनस 32 इंटू 5/9. तो ऐसे याद रख लो इसको, F32 5/9. तो इसकी कन्वर्शन आपको आनी चाहिए. पूछा जा सकता है अगर आपके पास लेटर से फ़ारेनहाइट में 42 डिग्री फ़ारेनहाइट गिवन है, तो इसकी क्या वैल्यू आएगी आपकी सेल्सियस में? तो 42 से बेटर अगर हम 41 लें, तो 41 माइनस 32 5/9, तो ये कितना आ जाएगा आपका? दिस विल बी 9 मल्टीप्लाई बाय 5/9, तो दैट विल बी 5 डिग्री सेल्सियस. मतलब 41 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 5 डिग्री सेल्सियस. और ऐसा भी पूछा जा सकता है कि कौन सी ऐसी वैल्यूज हैं जिसमें कि आपका डिग्री सेल्सियस विल बी इक्वल टू योर फ़ारेनहाइट. डिग्री सेल्सियस आपका फ़ारेनहाइट के बराबर होता है, तो दैट वैल्यू इज -40. तो इसमें स्टूडेंट्स जो गलती करते हैं, माइनस लगाना वो भूल जाते हैं. अगर ऑप्शन में मेंशन है 40 डिग्री, फिर कहीं -40, या फिर ऐसा भी दिया जा सकता है 40 डिग्री है, 50 है, 60 है, और एक ऑप्शन आपका नन ऑफ दीज है. तो आपने एक वैल्यू लर्न करी होगी 40 है, पर आप यहाँ पे भूल जाओगे कि माइनस साइन भी होता है इसके साथ. तो -40 डिग्री विल बी द राइट आंसर. तो पुट करके देखो आप, फ़ारेनहाइट की वैल्यू -40 इसमें पुट करी जाए तो -40 -32, और ये 5/9 आ जाएगा. एंड दिस विल बी योर -72 मल्टीप्लाई बाय 5/9. 9 8 72 एंड दिस विल बिकम -40 डिग्री योर सेल्सियस. तो ये वैल्यू जो है आपको लर्न होनी चाहिए. देन जो आपने केल्विन, हमने केल्विन की अभी बात करी थी, दैट इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर. अगर आपसे एब्सोल्यूट टेम्परेचर की यूनिट पूछी जाए, सो ये आपकी केल्विन होती है. इट इज मेजर्ड इन योर केल्विन. केल्विन और सेल्सियस में क्या रिलेशन आपस में? दैट इज केल्विन इज इक्वल टू C प्लस 273 डिग्री. मतलब कि आपकी केल्विन की जो आपकी वैल्यू आएगी, ऑलमोस्ट मतलब हमेशा ये सेल्सियस से बड़ी होगी. अगर आपका सेल्सियस 0 है, तो केल्विन कितना आ जाएगा? 0 प्लस 273, इट विल बी 273 केल्विन. और पूछा जाता है आपसे कि आपका कौन सा ऐसा टेम्परेचर है, केल्विन में बताओ, सेल्सियस में बताओ, कि जिसमें आपकी ऑल योर मॉलिक्यूलर एक्टिविटी विल स्टॉप. सो दैट इज द -273 डिग्री सेल्सियस और 0 केल्विन. जैसे कि आपकी लिक्विड नाइट्रोजन गैस है -196 डिग्री सेल्सियस में, तो यू कैन इमेजिन लाइक -273 कितना होगा फिर. तो इसमें ऑलमोस्ट आपकी ऑल ऑफ द मॉलिक्यूलर एक्टिविटी विल स्टॉप. सो ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर द कूल सीजन क्रॉप. तो ये ऑप्टिमम है, इन जनरल है, इससे कोई आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि क्रॉप्स के अब जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके स्पेसिफिक टेम्परेचर्स में आते हैं. जैसे कि आपका मिनिमम क्या है, फिर आप ऑप्टिमम, देन मैक्सिमम, जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे. लेकिन इन जनरल कूल सीजन के लिए कम टेम्परेचर 25 टू 30 डिग्री सेल्सियस इज रिक्वायर्ड. वार्म के लिए 30 टू 38 डिग्री सेल्सियस इज रिक्वायर्ड. मैक्सिमम टेम्परेचर सबसे ज्यादा आपको गर्मी या फिर टेम्परेचर कब फील होगा? 2 PM.
बारिश हो रही है 2 PM में, तो नेचुरल सी बात है तब टेम्परेचर इतना नहीं फील होगा, लेकिन इन जनरल ये आपका पूरा स्टैट्स वगैरह करके 2 PM जो एक टाइम है आफ्टरनून का, इसमें मैक्सिमम टेम्परेचर इज देयर, मिनिमम टेम्परेचर आपका बिफोर सनराइज। सी द कार्डिनल टेम्परेचर फॉर द सीड जर्मिनेशन, जो कि हमने अभी बात करी कि मिनिमम से ऑप्टिमम से मैक्सिमम से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और ये आपको वैल्यूज मतलब रट लेनी है, लर्न करनी है अच्छे से। लर्न कैसे करोगे? बार बार अगर आप क्वेश्चंस करोगे, बार बार इस चार्ट को लिखोगे, यू कैन लर्न इजिली। सो व्हीट एंड बार्ले का मिनिमम टेम्परेचर, बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके एफओ से लेकर आपके आईसीआर एग्जामिनेशन तक। मिनिमम डिग्री जो आपका मिनिमम है डेट इज 3 to 4.5 डिग्री सेल्सियस इन द केस ऑफ व्हीट। बार्ले में भी सेम आपका 3 to 4.5 डिग्री सेल्सियस। मिनिमम दोनों का सेम है, बिकॉज आपकी ये क्या है, रबी क्रॉप्स, एक तरीके का इनको इन्वायरमेंट चाहिए। सो मतलब इनके वैल्यू जो है दीज आर सिमिलर। ऑप्टिमम में देखा जाए तो 20 to 25 डिग्री सेल्सियस वीट लेता है, बार्ले टेक्स 20 डिग्री सेल्सियस। मैक्सिमम में 30 to 32 डिग्री सेल्सियस आपका वीट लेगा, बार्ले 38 to 40। अब लर्न ऐसे कर सकते हो कि जो बार्ले है वो ऑप्टिमम में भी आपका लोएस्ट वैल्यू ले रहा है, और जाके मैक्सिमम में इट इज टेकिंग द ग्रेटेस्ट वैल्यू, मतलब थोड़ी वीट से ज्यादा ले रहा है 30 to 40, वेर एज वीट आपका 30 to 32। नाउ राइस है, ये आपकी सीरियल क्रॉप है, तो सीरियल्स में ये चार क्रॉप्स इंपॉर्टेंट है, मोस्टली इससे ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। राइस क्रॉप में 10 to 12 डिग्री सेल्सियस इज द टेम्परेचर मिनिमम, एंड योर ऑप्टिमम इज 30 to 32। तो राइस का ऐसे लर्न कर सकते हो कि जो आपका वीट का मैक्सिमम होता है ऑलवेज राइस का आपका ऑप्टिमम होता है। तो वीट का मैक्सिमम 30 to 32, राइस का ऑप्टिमम 30 to 32। मैक्सिमम इसका 36 to 38, 2 डिग्री सेल्सियस आपका मतलब कम है आपका बार्ले से। मेज है, मेज 8 to 10, ये आपका 2 डिग्री सेल्सियस, ये राइस से कम है। 32 to 35, ये थोड़ा इससे ज्यादा है, 40 to 44 मैक्सिमम। नाउ दिस इज फॉर द टोबैको एंड शुगर बीट। तो मोस्ट इंपोर्टेंट आपके फोर हैं, ये फोर लर्न हो जाए देन गो फॉर दिस। टोबैको का 13 to 14 डिग्री सेल्सियस, ऑप्टिमम 27 to 33, मैक्सिमम 35। शुगर बीट का 4 to 5, ऑप्टिमम 25 एंड मैक्सिमम 20 to 30। तो ये आप पॉज कर सकते हैं वीडियो, एंड यू कैन जस्ट राइट डाउन दिस टेम्परेचर, एंड यू कैन सी, अगर आप पीवाई कुछ खुद भी देखोगे तो इसी चार्ट से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे हैं। देन आपका प्रोसेसेस ऑफ हीट ट्रांसफर, एक्चुअली अब हीट ट्रांसफर ये भी आपका टेम्परेचर का ही एक पार्ट है। सो ये तीन प्रोसेसेस आपने सुनी है, पढ़ी है पहले भी एक बार, जैसे इसका रिवीजन है। देर आर द 3 प्रोसेसेस जिससे आपकी हीट ट्रांसफर होती है। कोई भी अगर आप एक्टिविटी ले लो जो आपकी अर्थ में हो रही है, इट इज ड्यू टू दीज 3 प्रोसेसेस ओनली। तो फर्स्ट आपकी क्या है, डेट इज द कंडक्शन। कंडक्शन कब हो रही है, आप खुद को इमेजिन करके देखो, यू आर यू वांट टू लाइक वार्म द वाटर, आपने पानी गर्म करना है, तो यू विल होल्ड द पैन लाइक दिस, और यहाँ पे आपकी लेटर से गैस या फिर आग जली हुई है। तो जो सबसे पहले जो आपका पैन जो गर्म होगा दैट इज थ्रू दिस रेडिएशन। तो ये आपका डायरेक्ट कंटेक्ट में नहीं होगा, लेकिन जो आपकी हीट वेव्स, जो आपके एयर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे जो गर्म होंगे और वो आपके इस पैन के सरफेस में टच होंगे, सो दैट इज थ्रू द रेडिएशन। तो रेडिएशन की वजह से इन एयर मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीजिंग, वार्म हो रहे हैं। ये आपका कूलर सरफेस है, तो यहाँ पे जब ये टकराएंगे तो रेडिएशन की वजह से आपका पैन गर्म होगा। देन अंदर उसके क्या है, मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स आर देयर। तो वाटर मॉलिक्यूल्स में देर इज द चेंज इन द डेंसिटीज में चेंज आएगा। कैसे आएगा? क्योंकि कन्वेक्शन जो आपकी प्रोसेस होती है डेट इज ड्यू टू द डेंसिटी डिफरेंस। जो आपकी कन्वेक्शन की प्रोसेस है डेट इज थ्रू द डेंसिटी डिफरेंस। जब ये आपके लोअर मॉलिक्यूल है यहाँ पे पानी के, जब ये गर्म होंगे तो होगा क्या, इट विल एक्सपैंड। क्योंकि जब आपकी हीट जो इंक्रीज करती है तो आपके मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, एक्सपैंड करते हैं। तो मॉलिक्यूल्स एक्सपैंड करेंगे, वॉल्यूम विल इंक्रीज। नाउ डेंसिटी इज व्हाट, दिस इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, दिस फैक्टर विल इंक्रीज, ये डिनोमिनेटर इंक्रीज करेगा तो डेंसिटी विल डिक्रीज। तो जो आपकी गर्म जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं इनकी डेंसिटी लोअर होगी, दे आर हैविंग द लोअर डेंसिटी। और जो आपके ठंडे मॉलिक्यूल्स अभी ऊपर, दे आर हैविंग द हाई डेंसिटीज। तो जो आपका कन्वेक्शन में जो आपकी हीट मूवमेंट होती है डेट इज टू लोअर डेंसिटी टू द हायर डेंसिटी। तो दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड लोअर डेंसिटी टू हाई डेंसिटी आपका कन्वेक्शन में। और ये आपका किस में होता है, लिक्विड एंड गैसेस में कन्वेक्शन प्रोसेस इज देयर, एंड दिस इज मच फास्टर देन योर कंडक्शन प्रोसेस। और रेडिएशन उससे भी फास्ट होता है आपका, कन्वेक्शन कंडक्शन इन दोनों से फास्ट रेडिएशन। तो कंडक्शन में दिस इज अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। तो जो आपका कंडक्शन होता है डेट इज थ्रू योर टेम्परेचर डिफरेंसेस। टेम्परेचर डिफरेंसेस कैसे, जो आपके हाथ के पास का एरिया है, ये जो आपने जहां से इसको होल्ड करके रखा है, तो दिस विल बी कूलर, दिस रीजन इनिशियली इट विल बी कूलर। और ये जो आपका गर्म हो रहा है दिस विल बी मच वार्मर। तो कंडक्शन में हीट जो ट्रांसफर होती है वो आपके वार्मर टू कूलर एरियाज में होती है। तो इसमें भी क्वेश्चन आता है वार्मर से कूलर, और तब तक होती रहती है जब तक दोनों जो आपके ये एरियाज हैं इनके बीच का टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए, तब तक जो आपका ये कंडक्शन प्रोसेस है इट इज गोइंग ऑन। सी जो आपके यहाँ पे मॉलिक्यूल्स होंगे, या आपका आयरन का पैन है तो आयरन के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, दे आर जस्ट ट्रांसफरिंग द हीट फ्रॉम देयर, जो उसके एडजेसेंट में मॉलिक्यूल्स, और वैसे वैसे आपका हाथ यहाँ पे जल सकता है।
ओके। सो ये आपने कॉमन सी ऑब्जर्वेशंस हैं, ये आपने करी होगी। और इसका आपका एग्रीकल्चर जो आपका पर्सपेक्टिव है दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि रेडिएशंस में वी विल स्टडी सोलर रेडिएशन। तो उसमें जो आपकी हीट ट्रांसफर जो आपकी आ रही है, क्रॉप्स को मिल रही है, दैट इज थ्रू द रेडिएशन प्रोसेस। फिर जो आपका वाटर है, वाटर क्या कर रहा है, वाटर आपका दैट इज अ कन्वेक्शन प्रोसेस हो रही है। ठीक है, तो इस तरीके की जो आपकी एक्टिविटीज हैं दैट इज दैट आर रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, दैट इज वाई वी आर स्टडिंग दीज। योर नेक्स्ट इज द ह्यूमिडिटी। अब जो ह्यूमिडिटी है वो क्या चीज़ है? ह्यूमिडिटी अगर आप नॉर्मल भाषा में समझो तो ह्यूमिडिटी इज व्हाट, कि जो चिपचिपाहट जो आप फील करते हो इन योर समर, जैसे कि अभी खरीफ सीजन आने वाला है, तो उसमें जो आपकी नमी है इन योर एयर, दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ योर वाटर इन एयर दैट विल इंक्रीज। जैसे कि खरीफ क्रॉप्स हैं, राइस क्रॉप इज देयर दैट रिक्वायर्स अ ह्यूमिड टाइप ऑफ इन्वायरमेंट। तो दैट इज व्हाई वी हैव टू स्टडी दीज ह्यूमिडिटी। नाउ ह्यूमिडिटी कितने टाइप्स की होती है? सी ह्यूमिडिटी इज ऑफ थ्री टाइप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो फर्स्ट वी आर स्टडी दैट इज एब्सोल्यूट, another one is the specific humidity, another one is your relative humidity। इन तीनों में भी जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और एग्रीकल्चर पर्सपेक्टिव से, दैट इज द रिलेटिव ह्यूमिडिटी। बिकॉज रिलेटिव से ही क्लियर है कि ये किसी चीज से क्या होगा, मतलब इन रिलेटिव या फिर इन रिलेशन टू समथिंग। ये एब्सोल्यूट है, स्पेसिफिक है, मतलब ये जो ह्यूमिडिटी है दीज आर नॉट शोइंग अस लाइक डाटा, कोई से एग्जैक्ट हमें कुछ डाटा नहीं मिल रहा है, वी कांट इंटरप्रेट फ्रॉम दीज। लेकिन फ्रॉम द योर रिलेटिव ह्यूमिडिटी वी कैन इंटरप्रेट मेनी थिंग्स। तो इसको थोड़ा अच्छे से देखते हैं। सो ह्यूमिडिटी में भी वी हैव टू फोकस ऑन दिस एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी। तो आपके अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस में देर आर द वेरियस मॉलिक्यूल्स, आपके एटमॉस्फेयर है, इसमें आपका गैसेज हैं, डस्ट है, वाटर वेपर है। सी जो आपके वाटर वेपर हैं जब ये इवेपोरेट करेंगे तो अल्टीमेटली कहाँ जाएंगे, उड़ के तो चले जाएंगे कहीं, आपके इसी एटमॉस्फेयर में सेटल डाउन होंगे इन योर ट्रोपोस्फेयर। तो इसमें आपके जो ये मॉलिक्यूल्स हैं दीज आर क्रिएटिंग द ह्यूमिड टाइप ऑफ इफेक्ट। खरीफ सीजन में वार्मर टेम्परेचर्स आर देयर, इवेपोरेशन ज्यादा होगी, तो आपकी जो एयर है इसमें देर आर द वाटर वेपर्स विच आर कॉजिंग द ह्यूमिड टाइप ऑफ एनवायरमेंट। सोर्सेज ऑफ द एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, इवेपोरेशन फ्रॉम द वाटर बॉडीज। अब आपका इतना मोस्टली आपका जो अर्थ का एरिया है दैट इज इन द ओशंस, तो इवेपोरेशन और ये वाटर बॉडी से, रिवर्स वगैरह से। ऑल्सो प्लांट एंड सोइल से भी, सोइल से आपकी इवेपोरेशन, प्लांट से आपकी ट्रांसपिरेशन, सो कंबाइनली इवेपो ट्रांसपिरेशन इज टेकिंग प्लेस। सो इट इज क्रिएटिंग अ ह्यूमिड टाइप ऑफ एनवायरमेंट। अब इसको मेजर करना है तो किससे करेंगे? ये आपका हाइग्रोमीटर है। ये क्या मेजर करता है? अमाउंट ऑफ द वाटर वेपर इन द एयर कितना प्रेजेंट है, और साइक्रोमीटर भी इसको हम बोलते हैं। तो तीन तरीके की ह्यूमिडिटी जो हमने देखी, फर्स्ट वन इज एब्सोल्यूट, देन स्पेसिफिक, देन रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अब जो आपका एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है, सिंपल, जिस रूम में अभी आप पढ़ रहे हो, इमेजिन करो उस रूम को। ये आपका क्यूबिकल टाइप का एक रूम है, मान लो 1 मीटर इसकी लेंथ है, ब्रेड्थ 1 मीटर, और हाइट इसकी 1 मीटर है। तो एब्सोल्यूट में क्या फॉर्मूला इसका निकालने का? दैट इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर। कितना जो है इस रूम में आपका वाटर वेपर प्रेजेंट है, एंड कितनी इसका वॉल्यूम आपके रूम का, और यू कैन से रूम में आपकी क्या है, एयर है, तो उसका वॉल्यूम। सो दिस इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर एंड डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम इन द एयर। तो मान लो कि आपने क्या करा, अपने रूम का कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा सक्शन डिवाइस लाए कि आपने पानी को, जितना भी इसमें जो आपकी नमी प्रेजेंट है, पानी प्रेजेंट है, उसको आपने एक्सट्रैक्ट कर लिया, और आपको 500 ग्राम, जब आपने उसको कैलकुलेट करा, उस पानी का वेट कितना आया, 500 ग्राम आया। और वॉल्यूम कितनी थी? वॉल्यूम क्या होगा, जो डायमेंशन है उसको मल्टीप्लाई कर दो, तीन डायमेंशन को, दैट इज 1 × 1 × 1, दैट विल गिव यू 1 मीटर क्यूब। सो वॉल्यूम आ गया आपका 1 मीटर क्यूब। सो इससे जो आपका एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी की वैल्यू निकली, दैट इज 500 ग्राम पर मीटर क्यूब। सो दैट इज द एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। यूनिट से क्वेश्चन आ जाता है इसकी, तो इसकी यूनिट्स है आपकी ग्राम पर मीटर क्यूब। सो दिस इज द एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। मतलब कि आपके जो रूम में आपने वाटर कलेक्ट करा और आप देखा कि कितने ग्राम है पर कितने मीटर क्यूब, सिंपल, दैट इज एब्सोल्यूट। नाउ स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। स्पेसिफिक में आप क्या देखते हो, यूनिट्स आप सेम कर देते हो दोनों, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर की भी, और वेट है इसको भी आप यहाँ पे ग्राम है बट दिस इज इन केजीज, इसमें लेते हो। तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की यूनिट है ग्राम पर केजीज। तो इसमें आपने वेट ऑफ एयर लेना है। इसमें एब्सोल्यूट में वी आर टेकिंग द वॉल्यूम ऑफ द एयर, बट हियर यू हैव टू टेक द वेट ऑफ एयर। वेट ऑफ एयर में, अब एयर तो है नहीं इतना आपका प्योरीफाई, तो रूम होगा नहीं, देयर विल बी आल्सो डस्ट भी होगी, वाटर वेपर भी होंगे। सो वेट ऑफ एयर कलेक्टिवली ऑफ इट, गैस, डस्ट एंड वाटर वेपर कितना है, दैट इज 1000 ग्राम। ये हमने खुद से वैल्यू मानी है, ठीक है, 1000 ग्राम मान लिया। और अमाउंट आपने कैलकुलेट करा, ये आपका 500 आ गया। तो इसकी जब आप कैलकुलेशन करोगे, 500 डिवाइडेड बाय 1000 नहीं लिख के यू विल राइट 1 kg, क्योंकि इसकी जो यूनिट्स हैं दैट इज ग्राम पर केजी। तो कितना आ गया आपका स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, 500 ग्राम पर केजी, दैट इज अ स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। दिस इज वेट बाय वॉल्यूम, दिस इज वेट बाय वेट। एंड नाउ जो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अब हमने देखा कि इस एब्सोल्यूट से भी हमें कुछ ऐसे पता नहीं चला, स्पेसिफिक से भी, बिकॉज अगर आप क्रोप का कोई आप फील्ड देखो तो उसमें कैसे निकालोगे आप ये एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी वगैरह, हाउ यू कैन कैलकुलेट दिस अमाउंट ऑफ, कैसे यू कैन कैलकुलेट एंड लाइक द वॉल्यूम इन देयर। सो इससे हमें कोई ऐसी इंटरप्रिटेशन नहीं मिलती है, दैट इज वाई ये हमारे इतने काम की नहीं होती। जो हमारे मोस्टली काम की, दैट इज द रिलेटिव ह्यूमिडिटी।
सो व्हाट इज द रिलेटिव ह्यूमिडिटी? दिस इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। कितना जो वाटर वेपर है ऑलरेडी आपका एयर में प्रेजेंट है, एंड अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर द सैचुरेशन। सैचुरेशन मतलब उसको कंप्लीटली पानी से, वाटर वेपर से फिल करना उस एयर को। अब एयर है, ये आपके एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, दे आर हैविंग द इंटर स्पेसेस, इसके बीच में स्पेसेस हैं। सो सैचुरेशन कंडीशन कब आएगी? जब ये स्पेसेस जो है पूरी आपके वाटर से फिल हो जाएंगी और यू कैन से 100% सैचुरेशन विल बी देयर, दैट इज द सैचुरेशन। तो इसका जो फॉर्मूला है, दैट इज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर एंड अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर द सैचुरेशन। अब इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। सी दिस इज द अमाउंट या फिर वेट ऑफ द वाटर वेपर इन एयर एंड वाटर रिक्वायर्ड फॉर द सैचुरेशन मल्टीप्लाई बाय 100। तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया तो ये आपका इट इज एक्सप्रेस्ड इन द परसेंटेज फॉर्म। सी रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज हैविंग द इनवर्स रिलेशनशिप विद द टेम्परेचर। अब कैसे इनवर्स रिलेशनशिप? काफी इजी है, थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाओ। सी रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है? जैसे कि अगर आप गर्मियों का एग्जांपल लो तो इन लाइक समर्स व्हाट इज देयर, दीज आर देयर वाटर सॉरी एयर मॉलिक्यूल्स। ये आपके एयर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, इसमें आपकी कुछ डस्ट है, कुछ आपके वाटर वेपर प्रेजेंट है। तो इन वार्मर एरियाज व्हाट इज हैपनिंग, योर एयर विल एक्सपैंड, क्योंकि हीट है, हीट से आपकी ये मॉलिक्यूल्स की एनर्जी इंक्रीज करेगी, काइनेटिक एनर्जी। तो ये मॉलिक्यूल्स आपस में दूर भागेंगे। तो दीज विल एक्सपैंड, इफ दीज विल एक्सपैंड तो क्या होगा, आपकी जो स्पेसिस हैं ये इतने दूर आ जाएंगे, तो आपकी ये स्पेसिस क्या करेंगी, इंक्रीज कर जाएंगी। पहले ये स्पेसिस कितनी ज्यादा कम थी, नाउ यू कैन सी कितनी ज्यादा ये इंक्रीज हो गई। इफ दी स्पेसिस विल इंक्रीज, तो ये जो है एक स्पेस क्रिएट कर देंगे ताकि यहाँ पे और ज्यादा पानी आ सके। मतलब ये वैल्यू जो है, दिस वैल्यू विल बी इंक्रीजिंग, मतलब कि हाँ, इसको सैचुरेट करने के लिए अब इतनी ज्यादा स्पेस आ गई है तो इट विल रिक्वायर्ड मच ग्रेटर अमाउंट ऑफ वाटर, इसमें वाटर ज्यादा लगेगा। यहाँ पे इसको सैचुरेट करना है, सैचुरेट मतलब इसको पानी से फिल करना है हमने स्पेस, ऐसा सोचना है। तो इसमें पानी थोड़ा कम लगेगा, वाटर विल रिक्वायर लेस, इसमें ज्यादा लगेगा। नाउ अगर ये फैक्टर आपका ज्यादा है तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या आ जाएगी? ऑब्वियसली रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपकी इसकी जो वैल्यू है डेट विल डिक्रीज। तो इसका क्या है, दिस इज द इनवर्स रिलेशनशिप विद द टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या कर रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं, वी आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, दिस वैल्यू विल ऑल्सो बी इंक्रीजिंग एंड आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज डिक्रीजिंग। सो दैट इज वाई इट इज हैविंग द इनवर्स रिलेशनशिप विद द टेम्परेचर। वैसे कूलर एरियाज में, सॉरी आपके जैसे कूलर टेम्परेचर है, तो उसमें क्या करेगा, ये आपके मॉलिक्यूल्स पास में आ जाएंगे और ये वैल्यू आपकी डिक्रीज करेगी, सो इट विल इंक्रीज। तो इसका इनवर्स रिलेशनशिप है, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज डिक्रीजिंग। और अगर आप एग्रीकल्चर में इसकी इंटरप्रिटेशन देखो तो आपके डिजीजेस पेस्ट के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज्यादा रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगी तो उससे क्या होगा, एक तो डिसीजेस का खतरा आ जाएगा। आपकी पोलन की जो मूवमेंट है डेट विल ऑल्सो डिक्रीज। अगर नमी ज्यादा है तो पोलन कैसे इजिली मूव करेंगे, दैट इज ऑल्सो अ फैक्टर। और अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपकी कम हो जाए तो भी उसमें प्रॉब्लम्स हैं। ओके, सो नाउ द इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में अगर हम बात करें तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए दैट इज साइक्रोमीटर्स एंड हाइग्रोमीटर्स आर यूज्ड। अगर आपको क्रॉप कैनोपी में यू हैव टू मेजर द रिलेटिव ह्यूमिडिटी तो एसमैन साइक्रोमीटर इज देयर। रूम में मेजर करनी है एयर हाइग्रोमीटर, और अगर कंटिन्यूस ह्यूमिडिटी आपको मेजर करनी है तो हाइग्रोग्राफ। नाउ कंटिन्यूस जहां भी आए, कंटिन्यूस टेम्परेचर, कंटिन्यूस रेनफॉल, कंटिन्यूस लाइक कोई भी टर्म है, तो ग्राफ जो है वो मतलब इंस्ट्रूमेंट में लग जाता है। तो ये ट्रिक भी है, जहां पे भी कंटिन्यूस है सिंपल ग्राफ वर्ड आप ढूंढो। ओके, तो ये आपका सैचुरेशन पॉइंट एक्सप्लेन करा है यहाँ पे कि आपकी एयर की कैपेसिटी जब फुल हो जाएगी, उसमें पानी जो होल्ड करने की, दैट इज अ सैचुरेशन पॉइंट। अगर पूरे आपके ये सारे स्पेसेस आपके फुल हैं, मींस दैट इज 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी टाइप कंडीशंस आर देयर। तो जैसे ही आपका ये जो है वाटर आर फील्ड इन दीज स्पेसेस, तो आपकी रेनफॉल भी उसी वजह से होती है। वो पेपर कलेक्टिव ऑफ सैचुरेशन पॉइंट, मतलब सैचुरेशन पॉइंट के अबव आपके 100% से ज्यादा वैल्यू हो गई तो क्या होगा, ड्यू टू द ग्रेविटी फिर आपकी रेनफॉल हो जाएगी। ओके, सो दैट इज द रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड दिस इज एक्सप्रेस इन परसेंटेज, कोई इसकी यूनिट नहीं है, परसेंटेज में होती है। नेक्स्ट ये आपके सॉइल का टेम्परेचर है। अब इसमें ये कुछ चीजें पूछी जाती हैं, लाइक द ऑर्गेनिक मैटर डिक्रीजेस द थर्मल कंडक्टिविटी एंड द हीट कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। अब थर्मल कनेक्टिविटी क्या चीज है? सी आपकी दो तरीके की सॉइल्स हैं हमारे पास। फर्स्ट वन इज योर सैंडी सॉइल, और लाइट सॉइल भी आप इसको बोल के चलो, और आपकी क्ले सॉइल्स आर क्ले सॉइल्स। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि थर्मल कंडक्टिविटी किसमें ज्यादा है, क्या रिलेशन होता है? सी तो थर्मल कंडक्टिविटी होती है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पोरोसिटी। तो सैंडी सोइल्स में इट इज हैविंग द लेस पोरोसिटी। सी आई एम टॉकिंग अबाउट द पोरोसिटी, नॉट लाइक मैक्रो एंड माइक्रोपोर्स। टोटल पोरोसिटी की बात करें तो सैंडी की कम होती है, एज मैक्रोपोर्स जो है उसमें ज्यादा है, माइक्रो कम है। क्लेई सोइल में पोरोसिटी इज ग्रेटर, क्यों? क्योंकि माइक्रोपोर्स आर ग्रेटर इन दिस। तो आपकी जो क्लेई सोइल की जो आपकी थर्मल कनेक्टिविटी है दैट इज वेरी मच लेस। थर्मल कनेक्टिविटी ऐसे मानो कि यहाँ पे काफी ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, और अगर वो पास पास में, सो दे कैन इजिली कुछ अगर उनको पेन
इधर से उधर करना है तो दे कैन इजिली ट्रांसपोर्ट इट, है ना। और अगर आपकी इसमें दूर दूर है तो कितने कनेक्टिव होंगे ये पोर्स, दीज आर नॉट कनेक्टिव ना। तो वैसे ही यही जो है चीज है इसमें आपकी सॉइल के केस में आती है। सैंडी में पोरोसिटी ज्यादा है, सो ये थर्मली ये हीट को इतनी अच्छे से कंडक्ट नहीं कर पाती, दैट इज इनकी थर्मल कनेक्टिविटी इज लेस। वेयर एज इन क्लेई सॉइल, सॉरी, इनकी कनेक्टिविटी इज ग्रेटर, दे कैन इजिली कनेक्ट द हीट, वाइल इन क्ले दे आर हैविंग द लो कनेक्टिविटी। कल्टीवेशन के केस में कल्टीवेटेड सॉइल हैव अ हाई टेम्परेचर देन द अनकल्टीवेटेड सॉइल। इसका क्या मतलब है, कल्टीवेटेड सॉइल क्या होती है, जहाँ पे आप कल्टीवेट कर दिया आपने, हैरो चला दिया, प्लो चला दिया, तो इससे क्या होगा, आपकी सारी जो वेजिटेशन है डेट विल बी मिक्सड अप इन द सॉइल। मतलब सॉइल जो है आपकी अच्छे से वो मिक्सड अप हो गई है, कोई इसमें वेजिटेशन नहीं है। तो ये आपकी मान लो कल्टीवेटेड सॉइल है। और एक आपकी अनकल्टीवेटेड, अनकल्टीवेटेड में कुछ वेजिटेशन होगी, पेड़ पत्ते यहाँ पे कुछ लगे होंगे। और सॉइल का जो कलर है, क्योंकि वेपोरेशन हुई होगी तो उसमें से जो सॉइल कलर है दैट विल ऑल्सो बी लाइट। कल्टीवेशन करते हो, टीलेज करते हो, तो यू कैन सी यहाँ पे कोई वेजिटेशन नहीं होगी, और सोइल का कलर क्या हो जाता है, डार्क डार्क लेयर, ऑर्गेनिक मैटर की लेयर उसमें आ जाती है। तो जब आपकी सोलर रेडिएशन आर फॉलिंग इन बोथ दिस टाइप ऑफ सोइल, सो व्हाट इज हैपनिंग, सोलर रेडिएशन एक इसमें पहुंच रही है और एक आपकी इसमें पहुंच रही है। तो एक एल्बिडो हमने कॉन्सेप्ट देखा था। तो लाइट अगर सोइल है आपकी, इसमें आपकी फोलिएज पार्ट है, तो इससे क्या होगा, रिफ्लेक्शन इज देयर। तो रिफ्लेक्शन होगी तो आपकी सोलर रेडिएशन इज लेस एब्जॉर्ब, दैट इज व्हाई दीज आर हैविंग द लेस टेम्परेचर। जो आपकी अनकल्टिवेटेड सोइल में, इसमें आपका टेम्परेचर कम है। और डार्क सोइल में डार्क एरिया है तो इसकी एल्बिडो इज लेस, इट विल एब्जॉर्ब द रेडिएशंस, और तो इसमें टेम्परेचर विल इंक्रीज। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ योर दिस कल्टिवेटेड। सी कल्टिवेटेड सोइल हैव द हाई टेम्परेचर, बिल्कुल सही बात, टेम्परेचर ज्यादा होगा। अनकल्टिवेटेड में आपका टेम्परेचर कम है। और इससे पीवाईक्यू में लेटेस्ट 2023 में देर इज वन क्वेश्चन आउट ऑफ इट। तो ये जो है काफी इंपॉर्टेंट लाइन्स है और इसका कंसेप्ट है। और अगर आप इसको ऐसे नहीं समझ जाते, इसको खुद से रिलेट कर लो आप, जैसे कि इफ यू आर वेयरिंग द लाइट टाइप ऑफ क्लोथ्स, लाइक आई एम वेयरिंग दिस व्हाइट शर्ट, टी शर्ट, सो व्हाइट से क्या होगा, सोलर रेडिएशन आएगा, इट विल इजिली रिफ्लेक्ट बैक। इसलिए वार्मर या फिर गर्मियों में क्या बोला जाता है, यू हैव टू वेयर द लाइट टाइप ऑफ लाइट कलर क्लोथ्स, ताकि सोलर रेडिएशन कैन इजिली रिफ्लेक्ट आउट। वैसे ही आपके डार्क कलर का पहने चाहिए, विंटर्स में पहने चाहिए। ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर द नोड्यूल ग्रोथ, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। या फिर नाइट्रिफिकेशन का लर्न कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन का 25 to 30, मॉडिफिकेशन इज 15 to 40 डिग्री सेल्सियस। ना यही चीज है, ये हमने पीछे अभी एक्सप्लेन करी। ये काफी इंपॉर्टेंट है। इन एवरी 10 डिग्रीज राइज इन टेम्परेचर, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑल्सो गेट्स डबल, डी केमिस्ट्री में आप पढ़ते हो। थर्मल कंडक्टिविटी इज डिफाइंड एज क्वांटिटी ऑफ हीट फ्लोइंग इन अ यूनिट टाइम थ्रू अ यूनिट क्रॉस सेक्शन ऑफ द सॉइल। एंड इसके जो फैक्टर्स हैं, टेक्सचर इफेक्ट करता है। टेक्सचर में जैसे कि सैंडी और क्ले का हमने एग्जांपल लिया, तो सैंडी में आपकी थर्मल कनेक्टिविटी हाई होती है, क्योंकि इसमें पोरोसिटी जो है काफी ज्यादा है, तो उससे जो है सॉरी पोरोसिटी इसमें कम है, तो इनवर्स रिलेशन ऑफ द पोरोसिटी इज देयर विद द थर्मल कनेक्टिविटी, मींस थर्मल कनेक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर पोरोसिटी। वेयर एज इन केस ऑफ योर क्लेई सॉइल, पोरोसिटी ज्यादा है, थर्मल कनेक्टिविटी इज लेस। मॉइस्चर के साथ है, ऑर्गेनिक मैटर के साथ है। तो अगर मॉइस्चर ज्यादा होगा सॉइल में, तो ज्यादा होगा सॉइल में, तो वाटर है डेट कैन इजिली कंडक्ट योर हीट, दैट इज वाई मॉइस्चर ज्यादा है तो हीट थर्मल कंडक्टिविटी आपकी ज्यादा होगी। और इसमें ऑर्गेनिक मैटर, इफ ऑर्गेनिक मैटर विल बी ग्रेटर, पोरोसिटी ज्यादा होगी, तो पोरोसिटी ज्यादा है तो थर्मल कंडक्टिविटी विल बी लेस। ओके, बल्क डेंसिटी का थर्मल कंडक्टिविटी से क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। सी इन द बल्क डेंसिटी, अगर आप दो सोइल का एग्जांपल लो, सैंडी सोइल वही, और आपका क्लेई सोइल, तो किस सोइल की आपकी बल्क डेंसिटी ज्यादा होती है, तो बल्क डेंसिटी डेंसिटी की आपकी मास पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम। तो आपकी सैंडी सोइल की पोरोसिटी इज लेस, पोरोसिटी इसमें लेस है, तो इसकी बल्क डेंसिटी भी ज्यादा है। क्ले सोइल में पोरोसिटी इसकी ज्यादा है, तो इसकी बल्क डेंसिटी विल बी लेस। तो बल्क डेंसिटी लेस है, थर्मल कंडक्टिविटी विल आल्सो बी लेस। तो यही रिलेशन है घूम फिर कर। ओके, सोइल ऑर्गेनिक मैटर लोअर्स द थर्मल कंडक्टिविटी, एज सोइल डेप्थ इंक्रीजेस अमाउंट ऑफ दीज थिंग्स आर आल्सो इंक्रीज। और ये आपका एसआरडी में ये मतलब गिवन है। सो इन दिस पैराग्राफ यू कैन सी कितना ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, और काफी क्वेश्चंस इसी पैराग्राफ से पूछे जाते हैं। सो यू कैन पॉज एंड यू कैन नोट इट डाउन। नेक्स्ट इज द छोटा सा आपका कॉन्सेप्ट है, दैट इज होता है साइक्लोन्स एंड एंटी साइक्लोन। सी साइक्लोन्स क्या चीज है, दीज आर द एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंसेस जिसमें कि लो प्रेशर एरिया बनता है, एंड डिस्टिंग्विश्ड बाय द स्विफ्ट एंड ऑफन डिस्ट्रप्टिव एयर सर्कुलेशन। तो साइक्लोन और एंटी साइक्लोन में बेसिक डिफरेंस यही है। साइक्लोन में आपका लो प्रेशर एरिया बनता है, लो प्रेशर एरिया बनेगा तो उससे क्या है, आपका जो उसमें मतलब पेड़ वगैरह गाड़ियां वगैरह इजिली जो है वो
मूव हो जाती हैं। एंटी साइक्लोन में हाई प्रेशर एरिया बनता है, तो हाई प्रेशर से जनरली कोई इफेक्ट नहीं आता, और दिस इज द लेस डिस्ट्रक्टिव ऑल्सो। और एंटी साइक्लोन कहीं आए भी तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि एंटी साइक्लोन आया। साइक्लोन कौन से वर्ड से है? ग्रीक वर्ड से। साइक्लोस मीनिंग द कोइल्स ऑफ द स्नेक। तो कोइल्स की तरह ये क्या आता है आपका? साइक्लोन आता है। कॉइन्ड बाय द, किसने ये टर्म कॉइन करी थी? हेनरी पिडिंगटन ने करी थी। ट्रॉपिकल साइक्लोन की स्पीड पूछी जा सकती है 120 टू 180 किलोमीटर पर आवर। एंटी साइक्लोन, इसमें हाई प्रेशर बनता है एट सेंटर एंड एयर स्लोली सर्कुलेट्स इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दैट इज द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और एंटी क्लॉकवाइज इसमें साउदर्न में। लेकिन साइक्लोन में जस्ट इसका ऑपोजिट होता है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। लो प्रेशर एरिया इन द सेंटर, इसमें हाई प्रेशर बनता है। सर्कुलेशन जो है एंटी क्लॉकवाइज होती है नॉर्दर्न में, और क्लॉकवाइज होती है साउदर्न में। यहाँ पे क्लॉकवाइज इन नॉर्दर्न एंड एंटी क्लॉकवाइज इन साउदर्न। मोर डिस्ट्रक्टिव, लेस डिस्ट्रक्टिव। चेंज इन वेदर स्पीडी एंड फॉर द शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है। इसमें जो आपका एंटी साइक्लोन है ये लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए रहता है। इसमें सीरस क्लाउड की फॉर्मेशन हम क्लाउड्स में देखेंगे। सीरस क्लाउड्स आर एब्सेंट इन दिस। मोर क्लाउडीनेस एंड रेनफॉल, लेस क्लाउडीनेस, इनवर्स स्पाइरलिंग एयर, इसमें आउटवर्ड स्पाइरलिंग ऑफ द एयर। ये विंड्स में वी विल सी। नाउ सोलर रेडिएशन, दैट इज आल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट। सी सोलर रेडिएशन इज व्हाट, जो भी हम सनलाइट हमारी जो हम रिसीव कर रहे हैं, दैट इज अ सोलर रेडिएशन। सो अर्थ और सन के बीच जो डिस्टेंस है दैट इज 1.5 इंटू 10⁸ किलोमीटर्स। सनलाइट कितनी स्पीड से हमारे पास आती है? दैट इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, दैट इज योर स्पीड ऑफ योर लाइट। टाइम कितना लेती है? 8 मिनट एंड 20 सेकंड। तो ये आपके जनरल एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ चीजें हैं। सी, जो सनलाइट हमारे पास आ रही है दैट इज इन फॉर्म ऑफ ईएम वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और जो ईएम वेव्स है उसमें भी जो हम पर्टिकुलरली ये बोलते हैं, दीज आर योर पार्टिकल्स, इनको आप फोटोन या फिर क्वांटा बोलते हैं। और जो आपकी क्रॉप प्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, सनलाइट की जो वेवलेंथ है दैट इज 400 नैनोमीटर टू 700। पिछली क्लास में हमने डिस्कस करा था, दैट इज द फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, एंड इट इज हैविंग द 1 to 2% शेयर इन द क्रॉप प्रोडक्शन में। तो यू कैन सी कि कितना, किस अमाउंट का जो शेयर आपकी सनलाइट का क्रॉप ले रही है, दैट इज ओनली 1 to 2%। यूनिट क्या है इसकी? वोट पर मीटर स्क्वायर, और आइंस्टाइन इसकी यूनिट है। एस द यूनिट ऑफ योर दिस सोलर रेडिएशन, दैट इज वॉट्स पर मीटर स्क्वायर। सीजीएस में कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस। तो क्या चीज है ये पीएआर? दिस इज द लाइट जो कि आपकी क्रॉप्स हैं वो लेती हैं इस वेवलेंथ में, दैट इज 400 to 700 नैनोमीटर। तो इट इज मेजर्ड बाय द डिवाइस विच इज नोन एज द क्वांटम सेंसर। तो ये काफी ज्यादा पूछा जाता है, सिंपल बेसिक क्वेश्चन है। पीआर को मेजर करने के लिए क्वांटम सेंसर इज देयर। तो अगर आप कुछ इंस्ट्रूमेंट्स देखें, ये तो आपका पीआर के लिए था। अच्छा, ये क्वेश्चन आप मेरे को कमेंट्स में बताना कि डायरेक्ट में कितनी पीआर की वैल्यू होती है, कितनी परसेंटेज पीआर इज देयर, एंड इन डिफ्यूज रेडिएशन, बिकॉज वी हैव कवर्ड इट इन प्रीवियस लेक्चर ना। सो यू हैव टू आंसर दिस इन कमेंट्स। नाउ इंस्ट्रूमेंट्स देखे जाएं तो फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट पायरोनोमीटर, दिस इज यूज्ड टू मेजर द टोटल इनकमिंग रेडिएशन। पायरोनोमीटर इज यूज्ड। Then this is the pyre heliometer. Actually, it is written wrong. Pyre heliometer is used to measure the direct beam of solar radiation. और यहाँ पे मेंशन है डायरेक्ट सोलर रेडिएशन के लिए pyre heliometer is there. क्वांटम सेंसर के लिए पीआर इज देयर। सनशाइन रिकॉर्डर इंडिया में जो यूज होता है दैट इज द कैम्बल स्ट्रोक सनशाइन रिकॉर्डर। यूएसए में फोटोकेमिकल सनशाइन रिकॉर्डर। सोलर रेडिएशन नैरो बैंड में स्पेक्ट्रोरेडियोमीटर बाय द इसरो इज यूज्ड। तो कुछ हम क्लासेस में जो है कुछ कुछ इंस्ट्रूमेंट्स भी कवर करते जाएंगे। नेक्स्ट आपका ये आपका एल्बिडो है। एल्बिडो इन प्रीवियस क्लास वी हैव स्टडीड, दिस द रिफ्लेक्टेड रेडिएशन डिवाइडेड बाय द इंसिडेंट रेडिएशन। कितना रिफ्लेक्ट हो गया रेडिएशन, और कितना जो है वो टोटल इंसिडेंट कितना आया था, मल्टीप्लाई बाय 100। सो वाइट सरफेस का, क्योंकि वाइट सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग मोर रेडिएशन, इसकी वैल्यू ज्यादा होगी, तो एल्बिडो भी मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम रिफ्लेक्शन विद मोर एल्बिडो वैल्यू। डार्क सरफेसेस लेस रिफ्लेक्शन एंड मोर इसमें एब्जॉर्प्शन होगी। रिफ्लेक्शन जो है कम है, एब्जॉर्प्शन ज्यादा है, दैट इज हैविंग द लेस एल्बिडो वैल्यू। तो पिछली क्लास में इसको हमने काफी अच्छा डिटेल में कवर करा था, तो इसमें हम इसको थोड़ा फास्टली उसमें कर रहे हैं। इसकी जो वैल्यू दैट इज लेस देन 1, अगर आप इसमें पॉइंट्स में लो इसकी वैल्यू तो लेस देन 1 रहती है। और अगर आप परसेंटेज में लो तो जैसे 0.75 मेंशन है, इसको यू कैन आल्सो राइट एज 75%। ओके, इफ यू आर लाइक मल्टीप्लाइंग बाय 100। ब्लैक बॉडी की एल्बिडो क्या होती है? 0 होती है, बिकॉज इसमें जो रिफ्लेक्ट नहीं होता ब्लैक बॉडी में, जो आपकी ट्रू ब्लैक बॉडी है उसकी वैल्यू दैट इज 0। फ्रेश स्नो की 0.75 टू 0.95, वाटर की 0.03 टू 0.01, बेयर फील्ड्स की ये है, ग्रासलैंड, फॉरेस्ट, ये आपकी वैल्यूज हैं। नाउ एक जो यहाँ पे वैल्यू मेंशन है दैट इज 1.94 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, दैट इज व्हाट, दैट इज द वैल्यू ऑफ ए सोलर कांस्टेंट। कितनी आपकी एनर्जी सनलाइट जो है इन द 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इन 1 मिनट इज रिसीविंग इन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो ये 1.94 जो है ये इसकी वैल्यू है ऑफ द सोलर कांस्टेंट। और 1354 अगर वॉट पर मीटर स्क्वायर में मेजर करें, दिस इज एसआई, दिस इज सीजीएस यूनिट। 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकंड। नाउ क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि एक तो शेडिंग पायरोनोमीटर है, शेडिंग पायरोनोमीटर के यूज, मतलब शेडिंग पायरोनोमीटर को किस नाम से जाना जाता है? तो इट इज आल्सो नोन एज अ डिफ्यूज्ड पायरोनोमीटर। ओके, और अगर आपसे ऐसा पूछा जाए, क्योंकि पायरोनोमीटर एक्चुअली क्या है, दिस इज एक तरीके का टोटल
चीज निकालने का एक डिवाइस है। तो अगर आपको रिफ्लेक्टिविटी मेजर करनी है, जैसे कि यहाँ पे मेंशन है पायरोनोमीटर यूज्ड टू मेजर रिफ्लेक्टिविटी, तो रिफ्लेक्टिविटी में आपका कौन है, आपका एल्बिडोमीटर इज देयर। तो इस टाइप से मतलब घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो एल्बिडोमीटर इज देयर। तो सन से जो आपकी एनर्जी आती है 100% सोलर रेडिएशन इज कमिंग फ्रॉम द सन, सन आपको 100% दे रहा है। तो जो अर्थ है उस पर केवल ओनली 51% इज रीचिंग टू द अर्थ सरफेस। तो रिफ्लेक्ट कितनी होती है, 3% इज रिफ्लेक्टेड बैक। तो इसमें भी आपकी 100% में भी 33% आपकी डायरेक्ट रेडिएशन है, और जो आपकी बच गई डेट इज डिफ्यूज। अब डिफ्यूज है तो कुछ आपकी रिफ्लेक्टेड बैक हो जाएगी क्लाउड्स की वजह से, तो क्लाउड्स की वजह से 20-25% इज रिफ्लेक्टेड बैक, क्योंकि जब ये क्लाउड्स में टकराएगी क्लाउड्स आपके व्हाइट कलर के, तो इट विल बी रिफ्लेक्टेड बैक 20-25%। कुछ आपके एटमॉस्फेयर में देर आर गैसेज एंड ऑल थिंग्स, तो इसमें एब्जॉर्ब भी हो जाएगी, 19-22% इज एब्जॉर्ब, जिसकी वजह से आपका एटमॉस्फेयर जो है लाइफ को सस्टेन करता है, जिसकी वजह से वी आर लिविंग, that is 19-22% is absorbed by the atmosphere. Scattered कुछ particles हैं, they are also scattering in different directions, तो this is 6-7%। और scattering से भी कुछ नीचे चली जाती है, पहुंच जाती है जो नीचे को scatter होती है, that is 10%। तो Earth on an average is receiving 51% of energy. This is not important. Now एक क्वेश्चन आपका वेपर प्रेशर डेफिसिट। सो क्या चीज है डेफिसिट, इज दिस इज द डिफरेंस एक तरीके का, द डिफरेंस बिटवीन द सैचुरेशन वेपर प्रेशर माइनस द एक्चुअल वेपर प्रेशर, एसवीपी माइनस एवीपी, एक्सप्रेस इन द प्रेशर यूनिट्स बार्स और पास्कल। सो ये वेपर प्रेशर डेफिसिट क्या है, जैसे सिंपल अगर आप एग्जांपल हो, एक आप मॉनसून का एग्जांपल ले सकते हो, और एक आपका कोई ड्राई विंटर्स है, यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ। तो आपने क्या करा, कपड़े धोए और आपने सुखाने के लिए रख दिए बाहर, तो ये आपके क्लोथ्स हैं, दीज आर ड्राइंग आउट इन द मॉनसून एंड इन द ड्राई विंटर। तो ये इन जनरल कॉन्सेप्ट है, इसको एग्रीकल्चर से भी हम रिलेट करेंगे। तो मॉनसून में क्या होता है आपका, मॉनसून में यू कैन सी कि बाहर भी जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, नाउ वी हैव स्टडी रिलेटिव ह्यूमिडिटी, आपको पता होना चाहिए क्या चीज है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज ग्रेटर आउटसाइड ऑल्सो। और जो आपके क्लोथ्स हैं इसमें भी क्या आपका वाटर है, मतलब बाहर भी पानी है आपका, और आपका ये क्लोथ में भी पानी है। देर आर टू फेजेस ना, एक जो आपका क्लोथ के अंदर का इसमें पानी है, और बाहर ह्यूमिडिटी ज्यादा है, तो हेयर ऑल्सो वाटर इज देयर। सो यू कैन सी यहाँ पे डेफिसिट टाइप की कंडीशन जो है फॉर्म नहीं हो रही है। दैट इज वाई मानसून में आपके कपड़े लेट सूखते हैं एज कम्पेयर टू योर ड्राई और वार्म, या फिर जहाँ पे हवा ज्यादा चलती है। सो इन मानसून डेफिसिट इज लेस, सो वाटर इज नॉट मूविंग आउट। अगर आपको भी कंफर्ट जोन में अगर बिठा दिए जाए, देन हर चीज आपको सुविधा दी जाए, सब कुछ आपको दिया है, प्रॉपर पैसे वगैरह सब कुछ, तो यू विल नॉट स्टडी ना, बिकॉज देर इज नो सच डेफिसिट। लेकिन इफ यू आर हैविंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इफ यू आर हैविंग सम डेफिसिट टाइप ऑफ थिंग्स, तो आप पढ़ोगे तो कुछ मूव आउट करोगे। वैसे ही वाटर के केस में होता है आपका, वाटर भी तभी मूव करता है। प्लांट के केस में भी ऐसे ही होता है, ट्रांसपिरेशन रेट वगैरह। अगर बाहर जो है मानसून टाइप की, अगर आपका ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो ट्रांसपिरेशन रेट क्या होते हैं, कम होते हैं उससे। लेकिन ह्यूमिडिटी कम है तो ट्रांसपिरेशन क्या होगा, और ज्यादा होगा। ठीक है, तो यही जो है आपका इन जनरल और प्लांट से रिलेशन है। वैसे ड्राई विंटर्स का एग्जांपल लो तो क्लॉसेस में जल्दी सूख जाएंगे, क्यों, क्योंकि अगर ड्राई है तो डेफिसिट विल बी देयर, है ना। तो मतलब एक्चुअल वाटर प्रेशर प्रेशर जो है दैट विल बी देयर, सैचुरेशन फिर पानी जो है फ्रॉम द क्लोज इट विल मूव आउट टू द एटमॉस्फेयर। तो ये आपका ह्यूमिडिटी का, वेपर प्रेशर का, ये थोड़ा मिला जुला कॉन्सेप्ट था। अगर आपको कहीं भी दिक्कत होगी तो यू कैन जस्ट रिवाइंड द वीडियो एंड यू कैन वॉच अनदर टाइम ऑल्सो। सो नाउ क्वेश्चंस करते हैं। व्हाट इज द मिनिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर द वीट कल्टीवेशन। तो इसमें जरा सी आप थोड़ी चेंजेस करिए, इसको लिखिए आप, दिस इज 3 to 4.5 डिग्री सेल्सियस। नाउ यू कैन सॉल्व। तो मेरे सॉल्व करने से पहले यू हैव टू पॉज द वीडियो एंड राइट द करेक्ट आंसर इन द कमेंट बॉक्स। सो फर्स्ट का जो आंसर आएगा डेट इज 3 to 4.5 डिग्री सेल्सियस। वीट का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है, सॉरी जो मिनिमम टेम्परेचर है, डेट इज 3 to 4.5 डिग्री सेल्सियस, और बारले का भी सेम इतना ही होता है। विच टाइप ऑफ दिस ह्यूमिडिटी इज एक्सप्रेस इन ग्राम पर मीटर क्यूब में। सो आंसर विल बी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। इसकी जो यूनिट्स है ग्राम पर मीटर क्यूब, रिलेटिव ये परसेंटेज में होती है, और इसकी ग्राम पर केजी। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द रिलेटिव ह्यूमिडिटी, क्या फॉर्मूला होगा इसका, वेट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन देयर, वेट ऑफ वाटर वेपर रिक्वायर्ड फॉर द सैचुरेशन। तो यही आपका राइट आंसर है। विच फैक्टर हैज द मोस्ट सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन द क्रॉप ग्रोथ। तो एब्सोल्यूट भी नहीं है, स्पेसिफिक भी नहीं है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी having the significant effect on the crop growth. If an air sample weighs 4 kg and contain 20 ग्राम of water, specific humidity आपको फाइंड आउट करनी है। स्पेसिफिक क्या है, ये आपका वेट बाय वेट, तो ग्राम पर केजी। वाटर वेपर कितना है इसमें, 20 ग्राम, वेट इसमें 4 kg, तो कितना आएगा इसमें, 5 विल बी द राइट आंसर, 5 ग्राम पर केजी। नेक्स्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है कुछ। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इज द मास ऑफ वाटर वेपर पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द एयर एंड इट इज एक्सप्रेस्ड इन केजी पर मीटर क्यूब। तो यहीं पे गलती है, ये ग्राम पर मीटर क्यूब होना चाहिए।
एंड दिस द मास ऑफ वाटर वेपर पर यूनिट वॉल्यूम, ये राइट है। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, 2 इज इनकरेक्ट, सी विल बी द राइट आंसर। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इज एक्सप्रेस इन परसेंटेज, गलत बात। रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है परसेंटेज में, ये ग्राम पर केजी में आती है। कैलकुलेट द वेट ऑफ वाटर वेपर पर यूनिट वेट ऑफ एयर, राइट, ग्राम पर केजी। तो सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, 1 is incorrect. So in this way you can solve this question also. ठीक है, तो ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है। These two questions are also homework to you. Okay, तो एक बार पॉज करो और कमेंट में इसको आप कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर किसी को भी कोई इसमें डाउट आता है तो या तो आप रिवाइंड करके इसको देख सकते हो रिपीट मोड में, लेकिन इफ यू आर स्टिल हैविंग द डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। ओके, सो अगर आपको ग्लिम्स देखना है हमारे ऑनलाइन मास्टर कोर्स का, सो हेयर इज द ग्लिम्स ऑफ द एग्रोनॉमी पेड मास्टर कोर्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर हैविंग द परफेक्ट schedule, like you can see this is the schedule for the March। तो प्रॉपर जो है शेड्यूल होता है हमारे हर मंथ का, यू कैन सी। तो अभी तक जो जो हमने कवर अप किया है, सो ये आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में यू कैन एक्सेस दीज कंटेंट्स। जैसे कि वी हैव कवर्ड द एग्रोमेट टुडे, सो वैसे ही क्लास आपकी जो आपकी मास्टर कोर्स में हुई थी, तो उसके रिलेटेड वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग द क्वेश्चंस एंड यू कैन सी द इंटरफेस। प्रॉपर आपका जो इंटरफेस आपके एग्जामिनेशन में है दैट इज मैचिंग। यू कैन सी द लेवल ऑफ क्वेश्चन, टाइप ऑफ क्वेश्चंस वी आर गिविंग टू यू। और ये आपके जो आपका नया फॉर्मेट है जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, नॉट सिंगल लाइनर्स, स्टेटमेंट वाइज असर्शन रीजंस, ऑल दीस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड। ओके, इसी तरह से और भी डीपीपीज हैं, कोई भी अगर आप लेटेस्ट भी देखो, दिस इज फॉर द लाइक टोबैको क्रॉप, तो यू कैन सी क्वेश्चंस एंड यू आर हैविंग द एक्सेस फॉर ऑल ऑफ द रिकॉर्डेड क्लासेस। अगर आप अभी ये कोर्स परचेज करते हो यू कैन सी, if you want notes like for the numericals, it will I think take time to open। प्रॉपर आपको डिजिटलाइज्ड हैंड रिटन नोट्स आर प्रोवाइडेड, जहाँ पे टेक्स्ट की जरूरत है टेक्स्ट में भी है। सो एवरीथिंग इज कंपाइल्ड हियर, यू कैन जस्ट चेक। ओके, so that's all for the today's class। If you have any doubt you can comment down and we the team of AgriEdit will be happy to support you। Thank you very much।